नमस्ते टूरिज़्म फेलोज़, वेलकम बैक टू टी फॉर टूरिज़्म, जहां हम बात करते हैं टूरिज़्म की और यहां पे हम टूरिज़्म सिलेबस को सिंप्लीफाई करते हैं यूनिट बाय यूनिट। आज हमारा फोकस यूनिट 1 के एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पर है जो एशिया पैसिफिक रीजन में टूरिज़्म की वॉइस मानी जाती है, यानी पाटा, PATA। अगर आप UGC नेट, JRF और सेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए वेरी 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 इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट वाले काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ सिलेबस में देख पा रहे हैं कि रोल एंड फंक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, ये एक कोर टॉपिक है। हमने अभी तक आस्टा, उफ्टा, ICAO, आईटा, UNWTO कवर कर लिए हैं। अगर आपने ये कोई भी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पर क्लिक करना, वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। आज हम समझेंगे पाटा के बारे में और इसका क्या कंट्रीब्यूशन है सस्टेनेबल टूरिज़्म में और डाटा एनालिसिस में, ये हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज पाटा की कहानी। तो सबसे पहले देखते हैं हम पाटा का फुल फॉर्म, ठीक है। पाटा की फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। ये एक नॉन प्रॉफिट मेंबरशिप बेस्ड एसोसिएशन है जो एशिया पैसिफिक रीजन में टूरिज़्म के रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट भी नोट करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। हो सके तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो ये एस्टैब्लिश हुई है आपके जनवरी 1951 में, 1951 में। कहाँ पर? होनोलुलु, हवाई में। अब ये होनोलुलु कहाँ पड़ता है? ये हवाई की कैपिटल सिटी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर आपको इसको कहते हैं सेंट्रल अमेरिका। तो इसी की सीध में यहाँ पर एक हवाई द्वीप भी, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, तो यही है इसकी कैपिटल सिटी जो यहाँ पर है, वो है होनोलुलु। तो यहाँ पर याद रखिए, जनवरी 1951 में हवाई होनोलुलु में एस्टैब्लिश हुई है हमारी पाटा, ठीक है। पर जो इसका करंट हेडक्वार्टर है वो है बैंकॉक, थाईलैंड में। तो यहाँ देखिए, इंडिया के साथ में ही यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल के साथ में, या फिर इसे हम कहें बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया के साथ में जो थाईलैंड है, उसकी जो कैपिटल है बैंकॉक, यही इसका करंट हेडक्वार्टर है। ओके, और आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि इसकी पहले हेडक्वार्टर कहाँ पर था और ये कैसे चेंज हुआ। और यहाँ पर हम इसके यूनिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये AAA स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। इसकी ये 3 मेन पिलर्स हैं जिन पर एक काम करती है: एडवोकेसी, एनालिसिस एंड एकेडमी। और जो इसके करंट लीडर है, या इन्हें कहे करंट CEO, ये है नूर अहमद हामिद। ये यहाँ पर इनकी फ़ोटो लगा दी गई है। ये है नूर अहमद हामिद, जो पाटा के CEO है, या करंट लीडर इन्हें कह सकते हैं हम। अब हम बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन और माइलस्टोन्स की। तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान से पढ़ें। तो जो पाटा का सफ़र है बहुत ही दिलचस्प रहा है और इसे हम ईयर वाइज देखेंगे यहाँ पर। तो पहले देखते हैं हम 1951 और 1952 में क्या हुआ था। तो जैसा कि पहले बताया कि जो फाउंडेशन है वो पाटा की होनोलुलु, हवाई में रखी गई थी। और किसके द्वारा रखी गई थी? ये रखी गई थी बिल मुले, जो कि पैन AM के CEO थे उस टाइम, और उनके साथी थे लॉरेन P. थर्स्टन। तो ये 2 नाम आप ज़रूर से याद रखिएगा। इन दोनों ने ही यहाँ पर इसकी जो है फाउंडेशन रखी थी। और जब फाउंडेशन रखी थी तो इसका पहले नाम पाटा नहीं था, इसका ओरिजिनल नेम था PITA, पीटा, पैसिफिक इंटरिम ट्रैवल एसोसिएशन। तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर एशिया लगता है, पर जब शुरू में एस्टैब्लिश हुई थी ये, तो यहाँ पर इंटरिम था, तो इंटरिम ट्रैवल एसोसिएशन। अब यहाँ पर जो ये पैन AM है, इसका पूरा नाम था पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज। अमेरिका की और दुनिया की सबसे आइकॉनिक और इन्फ्लुएंशियल एयरलाइन थी ये बहुत पहले, और लगभग 1927 में ये शुरू हुई थी।
और जो 20वीं सदी थी उस टाइम में ये वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एयरलाइन में से माना जाता था। तो इन्होंने ही पाटा की शुरुआत की थी, जो इसके उस टाइम लीडर थे या सीईओ थे। ओके, तो इसे याद रखना। और ये याद रखना कि शुरुआत में इसका नाम पाटा नहीं था, इसका जो शुरुआत में नाम था वो पीटा था, पैसिफिक इंटरिम ट्रैवल एसोसिएशन। और इसका मिशन क्या था? अब जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ही टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा मिला है, तो यहाँ पर भी वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद द पैसिफिक रीजन की इकोनॉमी बुरी तरह टूट गई थी और इस रीजन को एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन की तरह रिकवर करना ही इसका मकसद था। किसका? PITA का जो मकसद था वो टूरिज़्म की रिकवरी करना था। जब हम यहाँ पर ये पैसिफिक रीजन की बात करते हैं यहाँ पर, तो पैसिफिक का मतलब सिर्फ आइलैंड नहीं होता है। पाटा के लिए पैसिफिक रीजन का मतलब है वो सारे देश जो पैसिफिक ओशन से जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, यानी एक तरह से ये पैसिफिक ओशन है। जब हम ग्लोब में देखते हैं तो ये और ये आपस में जुड़ जाता है। तो ये जो पैसिफिक ओशन के साथ में जितने भी कंट्रीज़ है, जितने भी आइलैंड है, वो सारे पैसिफिक रीजन में, यहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ आ रही है वो इसी एरिया में आते हैं। तो टूरिज़्म के लिए ये जो रीजन है वो पैराडाइज टूरिज़्म है, या इन्हें हम आइलैंड टूरिज़्म भी कहते हैं। यहाँ का जो क्लिस्टर क्लियर पानी होता है, या कोरल रीफ हो गया, या फिर यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब्स होती है, तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये टूरिस्टों को अपने तरफ काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो याद रखिए, पैसिफिक रीजन वो विशाल एरिया है जो पैसिफिक ओशन, जिसे हम हिंदी में प्रशांत महासागर भी कहते हैं, इसके चारों तरफ है या उसके बीच में बसा हुआ जो भी एरिया है उसे कहते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है और इसे याद रखना है हमें। इसके एक तरफ ये जो अमेरिकाज़ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ये आते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ आते हैं हमारी ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक रीजन में। तो ये आपको याद रखना है। वैसे हम ज्योग्राफी में आगे पढ़ेंगे, पर अभी साथ साथ अगर हम कवर करते हैं तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए भी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए। ठीक है, पैसिफिक मैंने आपको समझा दिया क्या था, और पैन एम भी मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या चीज़ थी। अब बढ़ते हैं हम 1953। पहले हमने ये 1951 से 52 हमने देख लिया कि उस टाइम फाउंडेशन रखी गई थी। और 1953 में क्या हुआ, यहाँ पर था फर्स्ट आइडेंटिटी शिफ्ट हुई। अगले ही साल यानी 52 के अगले साल ही एसोसिएशन थोड़ी स्टेबल हुई और बदलाव आए इसमें काफ़ी सारे। जैसे सबसे पहले तो नेम चेंज हुआ इसका। पहले यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर इंटरिम था, उसके बाद यहाँ पे जब रीनेम किया तो पैसिफिक एरिया ट्रैवल एसोसिएशन हुआ। इंटरिम से एरिया बदल गया। और जो इसका हेडक्वार्टर था वो हवाई से सैन फ्रांसिस्को USA में हो गया। यहाँ देखिए, ये है यहाँ पर आपका अमेरिका और इसके कॉर्नर में यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को है। हम इस मैप में भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपका हवाई है और यहाँ जैसे आपका ये सैन फ्रांसिस्को आता है। तो 1953 में क्या हुआ, यहाँ से हेडक्वार्टर चेंज करके यहाँ पर इसे मूव कर दिया गया। उसके बाद 1960 में क्या हुआ, 1960 में एजुकेशन एंड द फेमस ये जो केची रिपोर्ट है, इसे अलग शायद प्रोनाउंस करते होंगे, मैंने अभी केची ही पढ़ा इसे, तो इसे ऐसे ही देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये डिकेट जो पाटा को एक प्रोफेशनल बॉडी बनाने के लिए जाना जाता है, 1960 वाला एरिया। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर फर्स्ट पाटा चैप्टर्स बने थे। चैप्टर्स होते हैं जो लोकल ब्रांचेस होती है, वो कहाँ पर खुली थी, तो फर्स्ट पाटा चैप्टर्स यानी लोकल ब्रांचेस एस्टैब्लिश हुई थी न्यूजीलैंड और हांगकांग में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कहाँ पे हुई थी, फर्स्ट न्यूजीलैंड में, और इस तरफ कहीं आ जाएगा आपका हांगकांग, चाइना के पास, यहाँ जैसे आएगा आपका हांगकांग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट जो लोकल ब्रांचेस खुल गई थी। उसके बाद जो केची रिपोर्ट है 1962 में, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहली और बड़ी इकोनॉमिक स्टडी थी जिसने बताया था कि टूरिज़्म से रीजन को कितना पैसा और जॉब मिल सकते हैं। तो ये याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं 1970s में। 1970s में क्या हुआ, बिजनेस एंड डेवलपमेंट। इस डिकेड में पाटा ने डेवलपमेंट पर फोकस किया। डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पर देखिए, डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश की। ये एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई थी जो हेरिटेज कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट पर ध्यान देती थी।
और 1978 में लॉन्च किया गया पाटा ट्रैवल मार्ट। इसे हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1978 में लॉन्च किया गया फर्स्ट पाटा ट्रैवल मार्ट, और कहाँ पर, मनीला में। और मनीला कहाँ है हमारा, यहाँ कहीं फिलीपींस आता है। यहाँ देखिए ये फिलीपींस है और यहाँ पर ये मनीला आता है, इसकी जो कैपिटल है। तो यहाँ पर जो है एस्टैब्लिश किया गया पाटा ट्रैवल मार्ट। और ये क्या था, ये एक B2B इवेंट था जहां बायर्स और सेलर्स पहली बार इतने बड़े स्केल्स पर मिले थे मनीला में, तो ये याद रखें। उसके बाद 1986 में क्या हुआ, इसे मॉडर्न आइडेंटिटी मिली। ये एक बड़ा चेंज था जो एशिया की बढ़ती इकोनॉमिक पावर को दिखाता है। इसका फाइनल नेम चेंज हुआ, तो जो आज हम नाम लेते हैं ना, ये पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, ये 1986 में इसे मिला था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो 1951 में एस्टैब्लिश हुई थी तो इसका नाम इंटरिम था, पर 1986 में जो इसका जो आज हम नाम लेते हैं पाटा पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, तो ये आज का नाम है जो 1986 में हमें मिला था। ये एक बड़ा चेंज था और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर लिया गया था। और इस साल जो है कल्चरल प्रिजर्वेशन और रिसर्च के लिए एक अलग फाउंडेशन भी बनाया गया था। फिर 1988 में क्या हुआ, ये पॉइंट अक्सर स्टेटमेंट्स वाले सवाल में पूछा जाता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट होकर, पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ सैन फ्रांसिस्को में आ गया था, पहले हवाई में था, फिर सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1998 में क्या हुआ, 1998 में ये जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट करके यहाँ थाईलैंड बैंकॉक में ला दिया गया, ठीक है। तो इसका जो रीजन ऐसा माना जाता है, जो रीज़न है, पाटा ने रियलाइज़ किया होगा कि उसका जो असली काम और ग्रोथ है वो एशिया पैसिफिक रीजन में ही है, तो हेडक्वार्टर भी कहीं आसपास ही होना चाहिए। तो ये सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ कि पाटा का जो हेडक्वार्टर है वो बैंकॉक क्यों रखा गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें 2000 क्राइसिस रिस्पांस एंड सस्टेनेबिलिटी की, तो इसमें क्या था, ये जो मॉडर्न एरा में पाटा ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म है और जो सस्टेनेबल टूरिज़्म है इसको अपना लिया था। अगर माना जाए कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो ऐसा कह सकते हैं हम कि 2000 के बाद ही रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल टूरिज़्म जैसी टर्म्स आना शुरू हो गई थी। तो पाटा ने भी इसे अपनाया था। और जो 9/11 का अटैक हुआ था उसके बाद टूरिज़्म जो है पूरी दुनिया में ठप हो गया था, तो इसे रिकवर करने के लिए पाटा ने प्रोजेक्ट फोनिक्स चलाया था। इसे भी याद रखिएगा, प्रोजेक्ट फोनिक्स को, फोनिक्स या फिनिक्स भी इसे प्रोनाउंस करते हैं, फिनिक्स आपको पता होगा कि एक पंछी होता है जिसे हम कहते हैं ना कि ये वाला पंछी देखो, जिसे कहते हैं कि अगर ये अपनी राख से भी मतलब दोबारा जिंदा हो जाता है। तो यहाँ अगर हम इस प्रोजेक्ट फोनिक्स की बात करें तो ये एक तरह से टूरिज़्म का रिवाइवल था। 2001 से लेकर 2003 के बीच में जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहाँ पर काफ़ी अटैक्स हुए थे, मतलब 3 बड़े अटैक्स जो माने जाते हैं। एक तो 9/11 आपने काफ़ी सुना होगा, तो 9/11 का अटैक हो गया। फिर जो बाली की बॉम्बिंग हुई थी 2002 में, तो ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा टूरिज़्म हिट हुआ था 2002 में। और जो SARS आउटब्रेक हुआ था वो होता 2003 में। जैसे अभी कोविड-19 आया था 2019-20 में, तो वैसे ही 2003 में एक वायरस आया था, ये भी कोरोना वायरस की तरह ही था। तो इससे क्या हुआ था, ट्रैवल काफ़ी ठप हो गया था। तो ये जो 2-4 इंसिडेंट हुए थे, इस वजह से क्या हुआ, जो एशिया पैसिफिक की जो इकोनॉमी है और जो टूरिज़्म है वहाँ पूरी तरह से ठप हो चुका था। और इसको रिवाइव करने के लिए ही पाटा ने जो है प्रोजेक्ट फिनिक्स जो है लॉन्च किया था। जैसे जो फिनिक्स पक्षी है अपनी ही राख से फिर से ज़िंदा हो जाता है, वैसे ही इस प्रोजेक्ट का गोल था कि एशिया पैसिफिक टूरिज़्म को फिर से खड़ा करना। और ये एक बड़ा मार्केटिंग कैंपेन भी था जिसका मैसेज था कि एशिया पैसिफिक इज़ सेफ़ एंड ओपन फॉर बिजनेस। इससे क्या हुआ, ट्रैवलर्स के दिमाग से हमने नहीं, पाटा ने डर निकाल दिया और उन्हें वापस बुलाया कि ये बहुत ही सेफ़ जगह है एशिया पैसिफिक घूमने के लिए और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इंटरनेशनल मीडिया पे भी इस एशिया पैसिफिक रीजन की बहुत ही पॉजिटिव इमेज उस टाइम दिखाई गई ताकि जो है वहाँ पर टूरिज़्म रिवाइव कर सके।
और जो पाटा है उसने अपने बहुत सारे देशों को एक साथ बुलाया और उनको मैसेज दिया मिलकर, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ थी उनके साथ मिलकर इस रीजन के जो है पॉजिटिव स्टोरीज़ दिखाई गई। और पहली बार इतने बड़े स्केल्स पर जो है इंटरनेट और डिजिटल मीडिया का यूज़ किया गया था सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए थ्रू प्रोजेक्ट इस फिनिक्स। ओके, फिर देखो अगले स्लाइड में हम रुकिए, इस स्लाइड में हम पहले देख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आपको याद करने के लिए टेबल बना दिया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि 1951 में यहाँ पर क्या हुआ था, 1953 में क्या हुआ था, 1986 में क्या हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है कब चेंज हुआ। तो अगर आप इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं तो इन 4 चीज़ों को आप बिल्कुल ही अच्छे से याद कर लें। अब देखते हैं हम अगली स्लाइड में मिशन एंड कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाटा। पाटा असलियत में क्या काम करती है तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो मेन इसके जो है वो 4 इनके हम मिशन और जो इनके ऑब्जेक्टिव्स है इनके बारे में हम बात करेंगे। पहले है सस्टेनेबल ग्रोथ, जैसे कि हम जानते हैं कि सब उनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सस्टेनेबिलिटी को काफ़ी प्रमोट करते हैं। तो पाटा सिर्फ ये नहीं चाहते कि हमारे जो रीजन में है वो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए, वो ये भी चाहते हैं कि जो टूरिज़्म है वो एनवायरनमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ को कोई नुकसान ना पहुंचाए, मतलब एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो वहाँ पर टूरिज़्म से। ठीक है, फिर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये पाटा की सबसे बड़ी यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इसके एक ही टेबल पर गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट कंपनीज़ बैठे हुए हैं दूसरी तरफ, मतलब गवर्नमेंट भी है साथ में, और ये जो सिंगल कंपनीज़ होती है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज़, होटल्स हो गया, एयरलाइंस हो गया, तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं और ये दोनों ही मिलकर ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जो बिज़नेस फ्रेंडली भी होती है और सरकारी गोल्स को भी पूरा करती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। उसके बाद ये ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है यहाँ पर। तो पाटा एकेडमी जो है, जो पाटा एकेडमी है यहाँ पर देखिए, तो इसके ज़रिए न्यू जनरेशन को ये ट्रेन करते हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए। टूरिज़्म इंडस्ट्री में एक्सपर्ट प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है और जो पाटा है इसी पर फोकस करता है। पाटा एकेडमी ये उनका डेडिकेटेड ट्रेनिंग हब है जो वर्कशॉप्स और सेमिनार के ज़रिए नई जनरेशन को प्रिपेयर करता है, और जो इसका फोकस है वो रहता है कि नॉलेज शेयरिंग हो और स्किल जो भी है वो अपग्रेड होती रहे टाइम टू टाइम। इसके बाद है क्राइसिस मैनेजमेंट। जब भी कोई डिज़ास्टर आता है तो पाटा जो है वो अपना टास्क फोर्स भेजती है उस जगह पर रिकवरी करने के लिए, मदद करने के लिए। जैसे हमने प्रोजेक्ट फिनिक्स के बारे में देखा, तो पाटा क्राइसिस के वक्त अपने मेंबर्स को अकेला नहीं छोड़ता है। जो भी कंट्रीज़ इनके साथ जुड़ी हुई है, जो भी कंपनीज़ इनके साथ जुड़ी है, वो जो भी क्राइसिस आती है उनमें पूरी मदद करता है। जैसे जापान में कोई सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, कहीं पर भी, और जैसे कोई कोविड-19 जैसी स्थिति हो गई, तो यहाँ पर पाटा का जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। अब हम बात करेंगे इसके मेंबरशिप स्ट्रक्चर की। ओके, तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट और NTOs, नेशनल टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो फुल फॉर्म है NTO की, नेशनल टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म आती है इंडिया की, या फिर किसी भी कंट्री की जो मिनिस्ट्री होती है वो इसमें आती है। तो ये पाटा का पब्लिक सेक्टर फेस है। इसमें देशों की जो ऑफिशियल टूरिज़्म बॉडीज़ होती है वो शामिल होती है। ठीक है, और जैसे इंडिया की अपनी मिनिस्ट्री हो गई, ऑस्ट्रेलिया की अपनी मिनिस्ट्री हो गई, तो ये जो है सरकारी लेवल पर पॉलिसीज़ बनाते हैं और रीजनल कॉरपोरेशन को फंडिंग देते हैं। उसके बाद है कैरियर्स मेंबर, जैसे एयरलाइंस हो गई या क्रूज़ लाइंस हो गई, तो वो आते हैं इनमें। इस कैटेगरी में वो कंपनीज़ हैं जो एशिया पैसिफिक रीजन में पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करती है। तो पाटा की शुरुआत ही जो है, देखो मैंने पहले ही बताया था कि पैन एम एयरलाइन से शुरू हुई थी। ठीक है, उनके जो फाउंडर है उन्होंने ही पाटा को स्टार्ट किया था। तो इसीलिए एयरलाइंस इनका हमेशा से ही कोर हिस्सा रही है, और रीजनल कनेक्टिविटी हो या फिर एयर रूट हो, सी रूट हो, इन सब को इम्प्रूव करने के लिए जो ये वाले मेंबर होते हैं, एयरलाइन हो गए या क्रूज़ लाइन वाले मेंबर्स हो गए, ये भी इनके मेंबरशिप स्ट्रक्चर में आते हैं।
इसके बाद जो इंडस्ट्री वाले लोग हो गए, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट, होटल्स वाले, ये जो भी होते हैं ये टूरिज़्म प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं और जो अपने अपने पैकेजेस बेचते हैं। और जो इनका मेन मकसद होता है वो होता है कि मार्केट की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके बाद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो भी इसके मेंबर्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ठीक है। तो वो क्या करती है, जो पाटा एजुकेशन और रिसर्च पर है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है। तो यूनिवर्सिटीज़ हो गई और जो वोकेशनल टूरिज़्म स्कूल्स होते हैं ये इसके मेंबर्स होते हैं। ये पाटा को फ्रेश टैलेंट और जैसे ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड करवाते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिसर्च प्रोवाइड करते हैं थ्रू अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा। उसके बाद है ये पाटा के चैप्टर्स, ये वॉलेंटियर नेटवर्क होते हैं इसमें। ये पॉइंट एग्जामिनर का फेवरेट हो सकता है मे बी। तो इसमें यूनिक फैक्ट ये है कि जो पाटा के चैप्टर्स है पूरी तरह से वॉलेंटियर रन ग्रुप्स होते हैं। तो ये किसी स्पेसिफिक सिटी या कंट्री के लोकल प्रोफेशनल्स का ग्रुप होता है जो पाटा की विजन को लोकल लेवल पर प्रमोट करता है। तो अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो पाटा इंडिया चैप्टर, ठीक है, पाटा इंडिया चैप्टर ये लोकल एजेंट्स को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देता है। तो ये भी इसका मेंबर्स होते हैं। अब हम आगे देखेंगे मेजर इवेंट्स एंड अवार्ड्स इन पाटा। तो पहला है पाटा ट्रैवल मार्ट, जो जिसके बारे में हमने पहले बात की है, पाटा ट्रैवल मार्ट PTM। तो ये एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे पुराना और इन्फ्लुएंशियल बिजनेस इवेंट है। ये B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस और B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। तो ये आपको याद रखना है कि ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड शो है। तो पहली बार जो पाटा का ट्रैवल मार्ट है ना वो 1978 में, पीछे भी हमने पढ़ा कि 1978 में मनीला में रखा गया था ये PTM। मनीला कहाँ पड़ा ये भी मैंने आपको बताया है, फिलीपींस में। तो वहाँ पर ये होस्ट किया गया था। यहाँ पर क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स कौन हुआ, एशिया पैसिफिक रीजन वाले लोग हुए सेलर्स वो, और जो बायर्स कौन हुए, ग्लोबल ट्रैवल एजेंट्स। तो ये बायर्स हो गए, ठीक है। तो सेलर्स और बायर्स मिलते हैं तो इससे क्या होता है, इससे टूरिज़्म प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ती है। जब बड़े लेवल पर मीटिंग हो रही है, सेलर्स और बायर्स मिल रहे हैं तो क्या होता है, वो प्रमोट होती है डेस्टिनेशन। इसके बाद है पाटा का जो एनुअल समिट है वो भी मेजर इवेंट है। तो ये एक लीडरशिप मीटिंग होती है। यहाँ जो है सरकारी मंत्री, जो हमारे मिनिस्टर वगैरह होते हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनी के CEO होते हैं वो मिलकर पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो पाटा का एनुअल समिट है 2026 का, वो मई 11 से 13 कहाँ होगा, कोरिया में होगा। कोरिया की ये कोई सिटीज़ है, पोहांग कोरिया। तो यहाँ पर होगा इनका भी पाटा एनुअल समिट। तो ये भी एक मेजर इवेंट है। और उसके बाद देखिए पाटा का जो गोल्ड अवार्ड्स है ये भी एक मेजर इवेंट्स और अवार्ड्स में आता है। तो ये टूरिज़्म इंडस्ट्री के ऑस्कर माने जाते हैं, ये पाटा गोल्ड्स अवार्ड। यहाँ पर देखिए 2026 वाला भी है यहाँ पर। तो ये गोल्ड अवार्ड जो है ये उन्हें मिलता है जो मार्केटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ अनोखा या इनोवेटिव काम करते हैं। इससे रीजनल एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। ओके, उसके बाद है देखो पाटा फेस ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पर देखिए 2025 के विनर्स का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो पाटा फेस ऑफ द फ्यूचर है ये क्या है, पाटा हमेशा से ही ह्यूमन कैपिटल पर ध्यान देता है। तो इसका गोल है नई जनरेशन जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एनकरेज करना। ये अवार्ड उन्हें मिलता है जो टूरिज़्म को नए और बेहतर तरीके से लीड करने की कैपेबिलिटी रखता हो। अब आते हैं आगे इसके एनालिसिस एंड डाटा पर। तो जो पाटा का SIC है इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। तो पाटा का काम जो है सिर्फ नेटवर्किंग करना ही नहीं है, ये एक इंटेलिजेंस हब भी माना जाता है। तो पहले बात करते हैं इसके SIC की, यानी स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस सेंटर की।
ये पाटा का वो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होता है जो पूरे रीजन के लिए ब्रेन की तरह काम करती है। ये वर्ल्ड क्लास डेटा, ट्रैवल फोरकास्ट और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस को प्रोवाइड करता है। पाटा का जो डाटा इंडस्ट्री है, पाटा का डाटा इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव और रिलायबल माना जाता है। जो ये पाटा का डाटा है, यहाँ पर देखिए जो जितना भी डाटा है पाटा का, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। और जो भी बड़ी बड़ी एयरलाइंस होती है या जो सरकारें होती है, इनकी रिपोर्ट्स के बिना ही अपनी स्ट्रेटजीज़ नहीं बना सकती है। इन्हें ज़रूरत पड़ती है इनके डाटा की, और इनकी पूरी जो भी रिपोर्ट्स होती है उसके थ्रू ही जो बड़ी बड़ी सरकारें हैं, कंपनीज़ हैं, वो पूरी रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ मार्केट इनसाइट्स क्या है और फोरकास्ट। ये जो SIC है, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस सेंटर, ये सिर्फ आज की बात नहीं करता है बल्कि ये बात करता है कल की भी। ये प्रिडिक्शन करता है कि कल क्या होने वाला है। ये बताता है कि अगले 5 साल में कितने टूरिस्ट आएंगे, वो कहाँ जाएंगे, टूरिस्ट कहाँ और कितना पैसा खर्च करेंगे। इसका पूरा डिटेल एनालिसिस ये पब्लिश करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो डिजिटल इनोवेशन की बात अगर यहाँ पर की गई है तो ये है पाटा एम-पावर। तो यहाँ देखिए ये पूरी साइट है पाटा एम-पावर की। तो ये एक इंटरैक्टिव डाटा प्लेटफॉर्म है जो HTML5 पर बेस्ड है। ये कॉम्प्लेक्स रॉ डाटा को सिंपल विजुअल ग्राफिक्स और चार्ट्स में बदल देता है। आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं कि 2025 में जो विजिटर अराइवल है बाय रीजन्स वो कितना हुआ। एशिया में ये देखिए ब्लू वाला एशिया में तो 311.4 मिलियंस में हुए हैं। एशिया में विजिटर अराइवल्स हुए हैं। टॉप डेस्टिनेशन कौन है अराइवल्स में, टॉप 10 सोर्स मार्केट्स कौन है। तो ये सब पूरा डाटा एक तरह से सिंप्लीफाई कर दिया है इन्होंने। जो भी कॉम्प्लेक्स डाटा होता है इसे बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके में दिखाया गया है। जो पाटा के मेंबर्स होते हैं इसे अपने मोबाइल डिवाइस पर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो ऑन द गो स्मार्टर डिसीजन ले सके। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि एशिया पैसिफिक टूरिज़्म का मास्टर ब्रेन कौन है, तो दोस्तों हमेशा जवाब है पाटा SIC। स्लाइड पर ध्यान से देखिए, पाटा एम-पावर को, इस कीवर्ड को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ये पाटा का वो डिजिटल टूल है जो डाटा को पावर देता है। और याद रखें कि पाटा का डाटा सबसे रिलायबल इसीलिए है क्योंकि ये सरकारों और प्राइवेट कंपनीज दोनों से इंफॉर्मेशन लेता है और उसी तरीके से अपनी जो है स्ट्रेटजीज़ बनाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे टूरिज़्म फेलोज़, आज के लिए इतना ही था। पाटा का पूरा निचोड़, हवाई से लेकर बैंकॉक तक यही सफ़र था पाटा का, और किस तरह से AAA स्ट्रेटजीज़ है और यही आपको ज़ियारत दिलाने में मदद कर सकता है। उम्मीद है आज जो आपको आज की जो है टूरिज़्म की ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आप MCQ एंड PYQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे WTTC की। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे इन डिसिप्लिन, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।